नमस्कार, वेलकम टू दिस शॉर्ट वीडियो ट्यूटोरियल ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसे हम संचार कौशल या संप्रेषण दक्षताएं भी कहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम प्रधान शिक्षक को संचार कौशल में निपुणता प्राप्त करने हेतु कुछ नियम और अवधारणाओं के बारे में जानकारी देंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि यह संप्रेषण दक्षताएं प्रधान शिक्षकों को अपने हितधारकों के साथ सार्थक संबंध बनाने में एवं विद्यालय का नेतृत्व करने में सहयोग प्रदान करेगा। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज द लैंग्वेज ऑफ लीडरशिप। संचार की कला नेतृत्व की भाषा है। जब संचार की बात आती है तो हेड टीचर्स को अनोखी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक स्कूल के साथ कई हितधारक शामिल हैं, जिनके लिए हेड टीचर को अक्सर संवाद करने की आवश्यकता होती है। समय समय पर स्कूल संबंधी कई फैसलों का प्रसार करना होता है। स्थानीय समुदाय एवं माता पिता को यह समझाना कि हर बच्चे को शिक्षित करें, लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें और उन्हें उच्च विद्यालय की शिक्षा प्रदान करें। स्कूल के बेहतर कामकाज के लिए शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों को अपनी बातों से प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना पड़ता है। प्रधान शिक्षकों को संचार कौशल में शायद ही कभी बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता है। आइए जानें कि प्रभावी संचार या संप्रेषण क्या है। प्रभावी संचार एक दो तरफा प्रक्रिया है, जिसमें प्रेषक यानी कि सेंडर जो संदेश भेजते हैं और रिसीवर जो संदेश प्राप्त करते हैं, दोनों को बराबर रूप से प्रयास और कौशल दिखाने की आवश्यकता होती है। एक संचार प्रभावी तब होता है जब रिसीवर, संदेश प्राप्त करने वाला, वास्तव में पूरी तरह से प्रेषक यानी संदेश भेजने वाले की बात को समझ जाए। संचार तब पूरा माना जाता है जब संदेश भेजने वाले का इरादा और विचार संदेश प्राप्त करने वाले से मेल खाए। विशेष रूप से संकट के समय स्कूल में प्रभावी संचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम वर्तमान में महामारी की बात करें तो संचार को दर्शकों के आधार पर अनुकूलित करना बहुत जरूरी है। हर एक हितधारक के हिसाब से उनकी समझ और परिस्थिति के अनुकूल कम्युनिकेशन प्लान करना होगा। आपके विद्यालय में कोविड प्रिपेयर्डनेस, कोविड तत्परता कैसी है, ये लोकल समुदाय, पंचायत, SMDC, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स को अच्छे से स्पष्ट करना होगा। जो माता पिता कोविड के दौरान सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, उन्हें बार बार और ध्यान से उन सभी सावधानियों के बारे में बताएं जो विद्यालय के लिए लिए जा रहे हैं और आगे भी लिए जाएंगे। प्रभावी संचार में संदेश भेजने वाला एवं प्राप्त करने वाले दोनों के लिए ही खुद को पूरी तरह से व्यक्त करना बहुत जरूरी है, और यह जरूरी है कि वे खुद को मौखिक और अमौखिक रूप से व्यक्त करें। आइए जानें ये मौखिक और अमौखिक रूप क्या है। मौखिक, जिसको इंग्लिश में हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, और अमौखिक नॉन वर्बल। अमौखिक के अंदर दो तरीके की संप्रेषण दक्षताएं और आती हैं। इन्हें कहते हैं वोकल एंड विजुअल। वोकल जो ध्वन्यात्मक है, और विजुअल जिन्हें हम दृश्यगत दक्षता कहते हैं। इन्हें विस्तार में जानते हैं। मौखिक वर्बल माने शब्दों के माध्यम से, शब्द, वाक्य, कोई भी डेटा, नंबर्स इत्यादि, कुछ भी आप जो कहते हैं वो मौखिक कहलाता है। इसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अमौखिक यानी कि नॉन वर्बल, इसमें दो चीजें आती हैं। वोकल ध्वन्यात्मक, आपका स्वर, लहजा, वाणी, गति, आप कैसे अपनी विचारधारा व्यक्त कर रहे हैं, उसे हम वोकल के अंतर्गत रखते हैं। आपका स्वर ऊंचा है या नीचा, आप जल्दी जल्दी बोलते हैं कि कोई समझ न पाए, या आप बहुत ही धीरे धीरे बोलते हैं। बोलते वक्त आपके शब्दों और वाक्यों के बीच ठहराव कैसा है, कौन से शब्द ऐसे हैं जिनके ऊपर आप ज्यादा एम्फेसिस डालते हैं, यह सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वोकल कहलाता है। दूसरा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है वो है विजुअल, शारीरिक हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, दृश्यगत।
आपके चेहरे के हाव भाव, आपके सर या हाथ या पूरे शरीर का मूवमेंट क्या है, आपकी शारीरिक भाषा, इसे हम विजुअल कहते हैं। एक चीज ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, ये तीनों वर्बल, वोकल और विजुअल महत्वपूर्ण है। आपको अपने शब्दों पर ही नहीं, आपके बोलने के लहजे और शारीरिक हाव भाव पर भी ध्यान देना है। कई बार लोग आपके शब्दों से कहीं ज्यादा इस बात पर गौर करते हैं कि खुद को व्यक्त करते वक्त आपका हाव भाव, लहजा, वाणी और गति कैसी है। यह ध्यान रखिएगा कि आपके इमोशंस, आपके भाव, आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि अमौखिक संप्रेषण में झलकते हैं। अगर आपके शब्द और आपके स्वर एवं शारीरिक हाव भाव में अनुरूपता नहीं है, कॉन्ग्रुएंस नहीं है, तो लोग आपकी बातों से ज्यादा आपके हाव भाव और स्वर पर आश्रित होंगे और इसी वजह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, आपका टोन, आपका स्वर, इसकी भूमिका संचार कौशल में निर्णायक साबित होती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपके विद्यालय में किसी छात्र ने अध्ययन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और आपको उसे बधाई देनी है। अब बधाई देते वक्त आप उसे कहते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाई करी तुमने, हम तुम्हारे प्रदर्शन से बहुत खुश हैं, तुम्हें आगे भी सफलता मिले, इसकी हम शुभकामनाएं देते हैं। यह कहते वक्त मान लीजिए कि आपके स्वर में उत्साह नहीं है, जैसे शायद मेरे बधाई देने में नहीं था। हाथ मिलाते वक्त या पीठ थपथपाते वक्त अगर आप उससे नजर नहीं मिलाते या हाथ मिलाने में आप गर्मजोशी नहीं दिखाते, तो यह पॉसिबल है कि वह छात्र आपकी बधाई दिए शब्दों से कहीं ज्यादा आपके स्वर, ध्वनि, शारीरिक भाषा और चेहरे के हाव भाव पर ध्यान देगा। और यह भी संभव है कि वह यह समझे कि आप खुश नहीं हैं, आप गर्व महसूस नहीं कर रहे, सिर्फ बोलने के लिए आपने बधाई दे दी। अगर आपको विद्यालय में कोविड तत्परता पर लोकल समुदाय, माँ बाप, पंचायत, छात्रों को आश्वासन देना है, तो आपके संचार में गंभीरता होनी चाहिए, आपके बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास झलकना चाहिए, तभी आपके निर्देश, आपके शब्द, आपकी बाकी जानकारियों का उन पर प्रभाव पड़ेगा। शब्द, स्वर और शारीरिक हाव भाव में अनुरूपता अत्यंत आवश्यक है, वरना शब्दों का मतलब ही बदल जाता है। याद रखें, इंसान भावनाओं का प्राणी है। आप क्या कहते हैं वो भूल सकता है, परंतु आप कैसे कहते हैं, आपके भाव क्या हैं, वह हमेशा याद रखता है। माया एंजेलो एक अमेरिकन पोएट है जो कि सिविल राइट्स मूवमेंट एक्टिविस्ट भी रह चुकी हैं। उनका कहना है, पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड, पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू डिड, but people will never forget how you made them feel. Communication skills में emotions play a very important and strong role. Always remember. आगे बढ़ते हैं। संचार कौशल में दो और प्रमुख दक्षताएं हैं जो इसे प्रभावकारी बनाती हैं। पहला, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, प्रश्न करना, और दूसरा आर्ट ऑफ लिसनिंग, श्रवण करना यानी कि सुनना। प्रश्न करने के बारे में जानते हैं। एक हेड टीचर को प्रभावी प्रश्न कौशल विकसित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अक्सर दूसरों को आदेश देना या इंस्ट्रक्ट करना कि वो क्या करें औसत परिणाम देते हैं, और यह भी होता है कि दूसरे लोग प्रधान शिक्षक पर हर समाधान के लिए निर्भर हो जाते हैं। प्रश्न करने की प्रक्रिया में आप दूसरों का विकास सुनिश्चित करते हैं। अच्छे प्रश्न पूछना उत्पादक, सकारात्मक और रचनात्मक है, जो आपके विद्यालय के विकास में मदद करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन, जो भौतिक विज्ञानी थे, उन्होंने कहा है, यदि मेरे पास किसी समस्या को हल करने के लिए 1 घंटे का समय होता है और मेरा जीवन समाधान पर निर्भर होता है, तो मैं पहले 55 मिनट बिताऊंगा ताकि उचित प्रश्न पूछ सकूं। एक बार जब मुझे सही प्रश्न पता है, तो मैं 5 मिनट से भी कम समय में समस्या का समाधान कर सकता हूं। दिस इज द पावर ऑफ क्वेश्चनिंग। प्रश्न कई तरीके के होते हैं। आइए कुछ प्रश्नों के प्रकार जानते हैं। पहला, ओपन एंडेड क्वेश्चंस।
खुले सिरे वाले सवाल या प्रश्न। वो प्रश्न जो क्या, कैसे, क्यों से शुरू होते हैं उन्हें खुले सिरे वाले प्रश्न कहते हैं, जिनके उत्तर अक्सर लंबे एवं अर्थपूर्ण होते हैं। जैसे, आपको क्या लगता है कि हमारे विद्यार्थी 80% अंक अर्जित करने में सक्षम क्यों नहीं है? इस सवाल का लंबा उत्तर होगा। यह है ओपन एंडेड सवाल। क्लोज एंडेड, बंद सिरे वाले प्रश्न, वो प्रश्न जिसका उत्तर बहुत ही सीमित होता है, हाँ या ना, या फिर एक शब्द में होता है, या फिर ये भी हो सकता है कि उस शब्द में बहुविकल्पीय प्रश्न कहलाए। जैसे बहुत सारे आंसर्स हैं, उसमें से कोई एक उत्तर आप चूज कर लें। इसका एक उदाहरण लेते हैं। विद्यालय खुलने की तारीख क्या है? ये इसका एक ही आंसर हो सकता है। या फिर क्या आपके विद्यालय में छात्रों और टीचर्स का साप्ताहिक मूल्यांकन होता है? इसका आंसर या तो हाँ हो सकता है या ना। ये हो गए क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। तीसरे प्रकार हैं क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस, स्पष्टीकरण वाले प्रश्न। ये प्रश्न वो होते हैं जो होते तो बहुत सरल हैं, लेकिन आपको मदद करते हैं फैक्ट्स को वे करने में, तथ्य की पुष्टि करने में मदद करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेते हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आर्थिक समस्या ही वो वजह है जिसकी वजह से आपके बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे? या फिर क्या मैंने आपको सही समझा? ये कुछ सवाल हैं जो कि क्लैरिफाई करते हैं आपकी अपनी समझ को, और उन्हें हम स्पष्टीकरण वाले प्रश्न कहते हैं। चौथा प्रश्न का प्रकार है प्रोबिंग क्वेश्चन, जांच पड़ताल वाले प्रश्न या खोज कारक प्रश्न। ये वो सवाल होते हैं जो कि आपको समस्या के समाधान के लिए गहराई में जानने में मदद करते हैं। उदाहरण के तौर पर, आपको क्यों ऐसा लगता है कि लड़कियों का उच्च विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है? इस सवाल के जवाब में आप बार बार कुछ न कुछ सवाल पूछते जाएंगे और आपको समस्या के तह तक जाने में सुविधा मिलेगी। दूसरा सवाल प्रोबिंग क्वेश्चन का ये हो सकता है, आपके विचार में लड़कियां अगर सक्षम हो तो आपके गांव और कस्बों का विकास किस तरीके से बेहतर हो सकता है? अगेन, इस सवाल के जवाब से आपको कई तरीके के और चीजों के बारे में पता चलेगा। तो ये हो गया खोज कारक प्रश्न। पांचवा और आखिरी तरह का प्रश्न है कल्पना आधारित प्रश्न, हाइपोथेटिकल प्रश्न, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ये वो प्रश्न होते हैं जो कि किसी सिद्धि या अनुमान पर आधारित होते हैं। कोई फैक्ट या तो कोई एस्टिमेट जो है, आप उसके बेसिस पर इस तरीके के सवाल पूछते हैं। इसका उदाहरण लेते हैं। यदि आपको अतिरिक्त वित्त कोषीय संसाधन मिल जाए तो यह आपकी कैसे मदद करेगा? अब बात करते हैं लिसनिंग, सुनना या श्रवण करना। ये कहा जाता है कि लिसनिंग इज अ लॉस्ट आर्ट, सुनना एक खोई हुई कला है। लिसनिंग को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए और हम इसको कैसे फॉलो कर सकते हैं, लिसन का एक एक्रोनिम बनाया गया है। एक्रोनिम यानी परिवर्णी शब्द, LISTEN को हमने एक्सपैंड किया है। L इज लुक एंड लर्न, देखें और सीखें। आप जिससे बात कर रहे हैं या जो आपको कुछ बता रहा है, उसकी मौखिक और अमौखिक भाषा और चिन्हों के प्रति आप सजग रहें। उनके हाव भाव को ध्यान से देखें ताकि आप समझ सकें कि ये एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं। I is ignore distractions, दिमागी भटकाव को नजरअंदाज करें। किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन, भटकाव अगर आपको दिख रहा है, कोई आवाज इधर उधर से आ रही है, तो आपको उन पर ध्यान नहीं देना है और आपको बार बार सिर्फ इस बात पे केंद्रित करना है अपने आप को कि सामने वाला क्या कह रहा है। S, stop being judgmental, पूरी कोशिश करें कि पूर्व धारणा ना बनाएं, उनसे परहेज करें, क्योंकि अगर आपने धारणाएं बना ली अपने पहले के अनुभव के आधार पर, तो वो आपको इस समय
जो व्यक्ति आपसे कहना चाह रहे हैं वो सुनने में सहयोग नहीं करें। टी, टॉक अबाउट व्हाट यू हियर। आप जो सुन रहे हैं उसके बारे में बात करें, उसके बारे में सवाल करें। विभिन्न बातचीत को सुनने से चूके नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने 4 शब्दों में से या 4 सेंटेंसेस में से कोई एक चीज मिस कर गई तो आप पूरा अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप अपने छात्रों से बात कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके हाव भाव क्या है, उन्होंने क्या कहा और क्या नहीं कहा। उन दोनों ही विषयों पर आपको गौर करना है। ई, एक्सपीरियंस व्हाट यू हियर। आप जो कुछ सुनते हैं उसका अनुभव करें। जो कुछ कहा जा रहा है उसे पूरी तन्मयता से सुनें और इसके संदेश को समझने की चेष्टा करें। पेशेंस रखें, सहानुभूति रखें उस व्यक्ति के प्रति, उस सिचुएशन में जहां पर आप हैं। एन स्टैंड्स फॉर नो इंटरप्शन। किसी भी तरीके की बाधा ना आए इसकी कोशिश करें। और कई बार बाधा आप स्वयं हो सकते हैं। कोई आपसे कुछ बातचीत कर रहा है और आपने उसमें ध्यान डाल दिया। आप सुनने की जगह बोलने की चाह ज्यादा रखते हैं। उस चक्कर में कई बार क्या होता है कि आपको पूरे तरीके से अर्थ सामने वाले का नहीं समझ में आता है। लिसनिंग इज एन आर्ट और इसको सीखा जा सकता है। प्रयास करके इसे हम और बेहतर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्कूल में संचार की भूमिका किस तरीके से आती है। बात करते हैं प्रशासन और प्रबंधन की। प्रभावी संचार प्रधान शिक्षक को योजना बनाने में, निर्णय लेने में, समन्वय और योजनाएं में मदद करती है। अगर आप हितधारकों को समय समय से विद्यालय के संबंधित सूचनाएं दें, उनसे राय मशवरा करें, लोकल समुदाय की परेशानियां सुनकर उपाय बताएं, छात्रों और टीचर से उनके प्रदर्शन पर प्रभावी ढंग से सवाल जवाब करें, तो आपके संबंध हितधारकों से बेहतर होंगे। वे आपको ज्यादा सहयोग प्रदान करेंगे, आपकी बात को समझेंगे और विद्यालय के क्रियाकलापों को अच्छे से निभाएंगे। यह आवश्यक है कि स्कूल और प्रशासनिक संस्थाएं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, वो आपस में समन्वय बनाए रखें और समान मुख्य संदेश बोले। सेम, सिंपल, स्ट्रॉन्ग, मेन मैसेजेस जो आपकी तरफ से बाकी हितधारकों को जाता है वो आपका और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज का सिमिलर होना चाहिए। इसके अलावा विद्यालय से संबंधित जो मुख्य निर्णय है वो विद्यालय और सभी हितधारकों के बीच मिलकर लिया जाए। इसका क्या बेनिफिट है? इससे सभी लोग संचार और निर्णय की सही वजह जान पाएंगे, समझ पाएंगे और जल्दी उनको स्वीकार कर अपनी रेगुलर जिंदगी में अमल कर पाएंगे। आपको बार बार फिर वही निर्देश या कार्य योजना दोहरानी नहीं पड़ेगी या कम पड़ेगी। बात करते हैं क्लासरूम टीचिंग में कम्युनिकेशन स्किल्स की क्या महत्ता है। प्रधान शिक्षक को कक्षा में 2 तरफा संचार अपनाना चाहिए। जहां वह एक अध्याय बता रहे हों या व्याख्यान दे रहे हों तो ये भी कोशिश करें कि साथ ही साथ छात्रों से प्रश्न पूछना चाहिए और छात्रों के दृष्टिकोण को साझा करने का प्रोत्साहन करना चाहिए। इससे छात्र की समझ को जांचने में आपको मदद मिलेगी। स्कूल प्रिंसिपल्स, स्कूल के जो मूल्य हैं, उनका और संचार का क्या रिश्ता है, इसके बारे में बात करते हैं। प्रभावी संचार के माध्यम से आपको अपने विचारों और विश्वासों को स्पष्ट रूप से और संतुलित तरीके से व्यक्त करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका विश्वास है समय धन स्वरूप है, टाइम इज मनी, फिर आपके संचार में ये साफ दिखना चाहिए। स्टाफ मीटिंग्स में मीटिंग की टाइम बताएं और उसी मीटिंग टाइम के अनुसार उनको ध्यान में रखते हुए विचार विमर्श करें और समय पर मीटिंग्स को खत्म करें। अगर आपके मुख्य मूल्य, कोर वैल्यूज हैं सभी बच्चों की समानता और लड़कियों के लिए शिक्षा का महत्व, फिर आपके हर संचार में, चाहे वो विद्यालय के अंदर हो, प्रशासन के साथ हो, लोकल समुदाय के साथ हो, आपको बेझिझक स्पष्ट शब्दों में संवाद और वार्तालाप करना होगा, जहां आपको छात्र की सुरक्षा, उनके करियर, विषय विकल्प के विषय में खुलकर चर्चा करनी है। किसी भी वर्ग या
या जाति के छात्र हो, लड़की या लड़का हो, समानता और बराबरी की बात करनी है। पैरिटी की बात और करें, विद्यालय में नैतिक शिक्षा दी जाती है और इधर आपको यह सुनिश्चित करना है कि उचित व्यवहार पर जो नैतिक शिक्षा दी जाती है उसमें लड़कियों से जो अपेक्षाएं हैं उस संदर्भ में पक्षपाती ना हो। उचित व्यवहार का ज्ञान सभी छात्रों के लिए होना चाहिए। लड़कों को सुनने, सीमाओं का सम्मान करने, अपने सहपाठियों के प्रति आदर, लड़कियों के प्रति विशिष्ट आदर और सीमा सम्मान के और उससे रिलेटेड और भी जो विषय हैं उन सब के बारे में शिक्षित करना चाहिए। अंत में इस वीडियो ट्यूटोरियल को समाप्त करते साथ एक अंतिम संदेश। संचार एक कौशल है जिसे आप सीख सकते हैं। ये साइकिल चलाने या टाइपिंग करने जैसा है। यदि आप इस पर काम करने के इच्छुक हैं तो आप तेजी से अपने जीवन का हिस्सा बनाने की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। एक स्कूल सेटिंग में प्रभावी संचार प्रबंधकों, शिक्षकों और छात्रों की प्रेरणा और संतुष्टि को प्रभावित करता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।